चिल्ड्रन, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि सोशल साइंस के एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनका आप थरोली रिवीजन कर लो 1 घंटे से भी कम टाइम में। सबसे पहले हम चैप्टर ले रहे हैं मनी एंड क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु इशू द करेंसी नोट्स इन इंडिया। जो करेंसी के नोट्स हैं उनको कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do the banks do with the deposits which they accept from the customers। जो कस्टमर से जो पैसा जो बैंक लेती हैं उस पैसे का, उस कैश का, उस डिपॉजिट का क्या करती है? बैंक यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। बैंक उस पैसों को अपने पास ना रख के उसको लोन में देती है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ बैंक। बैंक की इनकम कैसे होती है, मतलब बैंक पैसा कैसे कमाती है? The difference between what is charged from the borrowers and paid to the depositors। मतलब जैसे हम लोग हैं, हम कस्टमर हैं, जब हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक हमें केवल 5% देती है, लेकिन बैंक जब उसी पैसे को जो लोन लेने आता है उसको देगी, मान के चलो 9% पे, 8% पे, 7% पे, तो बैंक ने लिया 5% पे और दे रही है 8% पे, तो ये जो डिफरेंस है 3% का, 4% का, इसी से बैंक पैसा कमाती है। Which body authority supervise the functioning of formal sources of loans। वो जो लोन बैंकों के द्वारा दिए जा रहे हैं वो ठीक से दिए जा रहे हैं, सारे काम सही से हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसको चेक कौन करता है? ये काम भी रिजर्व बैंक का है। मनी लेंडर्स यूजुअली डिमांड अ सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर। व्हाट इज द फॉर्मल वर्ड यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी। भाई किसी से आपने पैसा लिया तो जिससे आपने पैसा लिया वो एक सिक्योरिटी मांगता है कि इन केस अगर आप मेरा पैसा नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी ये दुकान, तुम्हें अपना ये ट्रैक्टर, तुम्हें अपना ये खेत, तुम्हें अपना ये मकान, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा जिसे बेच के हम कल को अपना पैसा निकाल लें, तो उस चीज को बोलते हैं कोलेटरल। Which among the following option will be the cheapest source of credit in rural area। रूरल एरिया में अगर किसी को पैसे की जरूरत होती है तो सबसे आसान तरीका है कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो लोन ले ले। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो SHG होते हैं, उसमें यूजुअली लोग कितने लोग होते हैं? 15 से 20 मेंबर होते हैं। चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट मैंने इंग्लिश बाबा चैनल पे डाल दिया है, आप डाल देना मनी एंड क्रेडिट बाय इंग्लिश बाबा, 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म है। व्हाई इज करेंसी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो करेंसी यानी कि नोट होते हैं उसको हम 10 रुपए का नोट देते हैं, मैगी ले आते हैं, 100 रुपए में कुछ ले आते हैं। बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। जो भी हमारी कंट्री है उसने ऑथराइज किया हुआ है कि ये लीगल करेंसी है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस तब चलता था जब बार्टर सिस्टम था, ठीक है, यानी कि एक पर्सन मान के चलो गेहूं बेच रहा है और दूसरा पर्सन जानवर दे रहा है, तो इसको जानवर चाहिए और इसको गेहूं चाहिए, तभी वो सौदा हो सकता है, तभी वो डील हो सकती है। व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द पर्सन विशेस टू बाय। जो आदमी बेचना चाहता है, दूसरा आदमी वही चीज खरीदना चाहता हो, तभी वो डील हो सकती है। बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट -% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। अब मान के चलो आप एक पर्सन राम भी अपना कैश डिपॉजिट कराया या श्याम भी कराया या इंग्लिश बाबा भी कराया, तो क्या बैंक उस सारे पैसे को अपने पास रखेगी? नहीं, बैंक अपने पास ज्यादा से ज्यादा जो डिपॉजिट हुआ है उसका 15% अपने पास रखती है और सारा वो लोन में लगा देती है। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट। जो बैंक के पास जो पैसा जमा होता है उसका यूज क्या करती है? एक्सटेंड लोन्स, लोन देने में वो उसका यूज करती है। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज। जो रूरल एरिया यानी छोटे गांव बस्तियों में जो पैसे की डिमांड की जाती है, मतलब लोन जो लिया जाता है वो किसके लिए लिया जाता है? फसल के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन। अब देखो फॉर्मल क्या है, अगर आप बैंक से लोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोगे तो ये क्या है? फॉर्मल है। लेकिन जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स हैं, ये इनको माना जाता है इनफॉर्मल सेक्टर। एज ऑफ 2012 द मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट टू द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया वॉज। अगर 2012 के आंकड़ों को माना जाए तो ज्यादातर लोगों ने हाउस होल्ड चीजों के लिए मनी लेंडर्स यानी जो बड़े बड़े सेठ हैं इन लोगों से पैसा लिया है, ना कि बैंक से उधार। चिल्ड्रन, एक टर्म है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है? जब एक आदमी ने कहीं से लोन लिया, मान के चलो उसने बैंक से लोन लिया,
अब वो बैंक का लोन दे नहीं पा रहा, अब उसने दोबारा किसी दूसरी जगह से लोन लिया और बैंक को दे दिया, फिर वहां का लोन फिर से लोन में। तो मतलब जब लोन लेने के बाद आप उसे चुका ना पाओ किसी वजह से, टिपिकली क्योंकि हाई इंटरेस्ट पेमेंट है, या तो इस वजह से आदमी जो डेप्ट है, ठीक है, जो कर्जा है उसमें डूबता जाता है, और इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। नेक्स्ट चैप्टर हम उठा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। व्हाट इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप देख रहे हो चिल्ड्रन, यहाँ की चीज अमेरिका में बिक रही है, अमेरिका की चीज यहाँ पे बिक रही है, तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन ही तो है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसीज क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस एक देश से ज्यादा देशों में होता है, 10 देशों में फैला हुआ है, 15, वो होती है एमएनसीज। एमएनसीज सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन। एमएनसीज ऐसी जगह पे अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज लगाती है जहां पे उन्हें चीप लेबर मिल जाए, मजदूर कम रेट पे काम करने वाले मिल जाए, और जो रिसोर्सेज हैं जो उनको चाहिए वो भी कम रेट में मिल जाए। The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment by MNC is called foreign investment। देखो MNC क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी। अब कोई दूसरे देश की कंपनी हमारे इंडिया में आके जमीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, मशीन खरीदे, तो इस इन्वेस्टमेंट जो कर रही है वो उसको कहा जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। What advantage do the local companies have by setting up joint production with MNCs। अब कोई कंपनी बाहर से आई, ठीक है, तो हमारी लोकल कंपनी को उसके साथ जुड़ने से क्या फायदा होगा, हमारी लोकल कंपनी को एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, ठीक है, बेटर प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाई अप। जो भी एमएनसी आती है वो ज्यादातर कौन सा तरीका अपनाती है, जो लोकल कंपनी होती है उसको वो खरीद लेती है। फोर्ड मोटर्स केम टू इंडिया इन 1995 में आई थी फोर्ड मोटर, ये भी एक एमएनसी है, और 2017 तक इसने इंडिया में कितनी कार बेच दी थी, 88,000। विच इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड। कौन सी इंडियन कंपनी जिसने इन्वेस्ट कर दिया है, रेनबैक्सी दवाइयों की कंपनी है, वैसे अब तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है। व्हाट इज यूज्ड टू कॉन्टेक्ट one another around the world to access information instantly and communicate from remote area। किस चीज का यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक देश से दूसरे देश में बात करने के लिए, कोई मैसेज पहुंचाने के लिए, एक तो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन का, इनका यूज किया जाता है। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, व्हाट वुड हैपन। अगर भारत की सरकार जो टॉयज खिलौने चाइना से आ रहे हैं अगर उन पे टैक्स लगा दे या ज्यादा टैक्स लगा दे तो उसका क्या असर पड़ेगा, टॉयज विल गेट एक्सपेंसिव, लेस परचेज्ड बाय कंज्यूमर। तो जाहिर सी बात है, अगर पैसा बढ़ेगा, अगर उस पर टैक्स बढ़ेगा तो जो कंज्यूमर है, जो खरीद रहा है, उसे ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और वो महंगा हो जाएगा। गवर्नमेंट यूज डैश टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। चिल्ड्रन, आपने जरूर पढ़ा होगा ट्रेड बैरियर के बारे में। तो हर देश की गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड बैरियर लगाती है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है कि बाहर की कितनी चीजें इंडिया के अंदर बिकनी चाहिए, नहीं बिकनी चाहिए, या जो भी है। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज। जो बैरियर्स को हटाना या रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाना है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं। वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसका काम ये है कि जो भी ट्रेड बैरियर्स है वो हटाए जाएं, उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में अभी करंटली कितने कंट्रीज हैं, 164। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव सेट अप। जो इंडिया में सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने क्या सेटअप किए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की है। अगर इसमें कोई एमएनसी आके अपनी प्लांट, अपनी फैक्ट्री लगाती है तो इंडियन गवर्नमेंट उनसे 5 साल तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लेगी और उन्हें तरह तरह की सुविधा देगी। इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, इंडिया का जो छोटी जगह है वो डेवलप होंगी। विच इंडियन कंपनी हैज इमर्ज्ड एज एन एमएनसी। कौन सी इंडिया की कंपनी एमएनसी बन गई है, टाटा मोटर्स। गिव एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया where the small manufacturers have been hit hard।
ऐसी इंडस्ट्री का नाम देना है जहां पे जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है, एक तो टॉयज इंडस्ट्री में और टायर इंडस्ट्री में। व्हाट डू एमएनसीज बाय एट चीप रेट्स फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर? जो एमएनसीज है छोटे प्रोड्यूसर से किस चीज को खरीदती है कम रेट में? कपड़े खरीद लेगी, जूते खरीद लेगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आइटम खरीद लेगी। विच एमएनसी हैव इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन? तो विच एमएनसी हैव इन्वेस्टेड, कौन सी एमएनसी ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और भारत में आप देखो, भारत में फोर्ड की कार भी बिक रही है और दूसरी जापानीज कंपनी की कार बिक रही है, और आपने सुना होगा अब तो टेस्ला भी इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली है। तो जो ऑटोमोबाइल्स यानी कार व्हीकल्स वगैरह की कंपनी है, ये बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। डैश हैज हेल्प मोस्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। अब देखो कॉल सेंटर्स, कंपनी क्या करती है, कंपनी कहीं बाहर की है लेकिन हर जगह कॉल सेंटर्स बना देती है ताकि जो कंज्यूमर्स है उनको कोई प्रॉब्लम आए तो कॉल सेंटर्स पे वो कॉल करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है। किसी भी चीज को बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करना, ठीक है, उसे प्रोसेस करने के बाद रॉ मटेरियल से। मैंने, अगर आपने ये वाला चैप्टर मेरा देखा होगा यूट्यूब पे, तो मैंने उसमें बताया जैसे मान के चलो टी शर्ट बनानी है कॉटन की, तो उन्हें रुई चाहिए ना, तो रुई तो किसान प्रोवाइड कराएगा, तो उस रुई को प्रोसेस करके अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर दिया, एक टी शर्ट बना दिया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। हाउ डज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर को किस तरह से हेल्प करती है? देखो, पहले सारे लोग किस में काम करते थे भैया? सब लोग खेत में काम करेंगे, सब लोग, कोई काम ही नहीं है, केवल खेत में जाओ, खेत में खेती बाड़ी करो। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आएंगी तो जाहिर सी बात है जॉब्स की जरूरत होगी, लोगों की जरूरत होगी। तो यानी कि यहाँ जो 10 लोग काम कर रहे थे, अब इनमें से ये 3 लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, यानी कि जो भी नौकरी वगैरह देगी, ठीक है, जो भी जॉब्स वगैरह है वो ये सेक्टर प्रोवाइड कराएगा। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सपेंड्स। जब हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपेंड करेंगे जिससे हमारा ट्रेड और कॉमर्स यानी जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब है चिल्ड्रन, अगर हमें एग्रीकल्चर को खत्म कर दूं तो इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे हम फूड चेन पढ़ते थे ना, जैसे यहाँ पे आपको याद होगा ग्रास होता था, फिर यहाँ पे डियर होता था, फिर यहाँ पे लायन होता था। तो हमारे स्कूल में टीचर ऐसा समझाते थे कि बेटा अगर ग्रास नहीं होगी तो ये डियर वैसे ही मर जाएगा, डियर नहीं होगा तो लायन मर, क्योंकि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, और रॉ मटेरियल वो कौन प्रोवाइड कराएगा? एग्रीकल्चर, किसान प्रोवाइड कराएगा। हाउ हैव द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर? जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को कैसे बूस्ट किया है? क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड कराया मैन्युफैक्चर्ड इरिगेशन पंप्स प्रोवाइड कराए हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराए हैं, इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड कराए हैं, पेस्टिसाइड्स। तो इससे हमारा एग्रीकल्चर बढ़ा है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड मार्केट। अब देखो भाई, मुझे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी है, तो मैं उस मशीन को कहाँ पे लगाऊंगा? जहां पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर अच्छी मिले, जहां पे, अब मान के चलो मुझे, अगर मैं कोई चीज ऐसी जगह बेचूंगा या ऐसी जगह सेटअप लगाऊंगा जहां पे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो क्या मेरी चीज बिकेगी? नहीं बिकेगी। तो मैं उस सेटअप को ऐसी जगह लगाऊंगा जहां पे उसकी डिमांड ज्यादा है और वो चीज मिलती नहीं है वहां पे। व्हाट आर बेसिक और की इंडस्ट्रीज? बेसिक इंडस्ट्रीज या की इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? विच सप्लाइज देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, उसको कहते हैं हम बेसिक। यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो केवल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, जैसे कॉटन प्रोवाइड, कॉटन का मतलब रुई हमने बेच दी, अब रुई से वो क्या कर रहे हैं? वो इसकी टी शर्ट बना रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं, रुमाल बना रहे हैं, वो उनका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्यूइंग मशीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर इंडस्ट्री। चीनी है, टूथपेस्ट है, पेपर है, ये सब कौन सी इंडस्ट्री बनाती है? कंज्यूमर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको गवर्नमेंट चलाती है पूरी तरह से, उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जैसे इंडियन रेलवे देख लो, तो भाई रेलवे किसी के घर की नहीं है, सरकार चलाती है, सरकार ही किराया वगैरह तय करती है। विच इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। ऐसी इंडस्ट्री अकेली कौन सी है जो खुद पे निर्भर है और पूरी तरह से
वैल्यू चेन में आती है, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े की इंडस्ट्री। टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट यार्न? यार्न होता है धागा। किस कंट्री को इंडिया जो है धागा एक्सपोर्ट करता है? चाइना। अब देखो हमारी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम उस धागे को एक्सपोर्ट करते हैं, वो उस धागे से मान के चलो उन्होंने शर्ट बना ली और फिर उन्होंने उसी शर्ट को इंडियन मार्केट में उतार दिया अपना लोगो लगा के, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, व्हाटएवर, और फिर वो ही हम लोग पहन रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वीविंग इज डन इन, जो वीविंग वाला काम है मतलब जो जिससे धागा बनता है वो बिग फैक्ट्रीज में होता है। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द वीविंग सेक्टर इन इंडिया? ड्रॉबैक्स क्या है कि हमारे यहाँ आज भी जो पावर सप्लाई है वो इरेटिक है, कभी आ जाएगी लाइट, कभी चली जाएगी। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट का हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। What are the factors responsible for the location of jute mills in हुगली बेसिन? अगर आपने पढ़ा है चैप्टर तो हुगली बेसिन पे बहुत ज्यादा क्या नाम है जूट की मिल्स है, क्योंकि हुगली रिवर है। अब जहां पर रिवर है तो अबंडेंट वाटर मिल जाता है, फ्री में पानी मिल जाता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट की प्रोसेसिंग के लिए फ्री में पानी मिल जाता है। विच कंट्री इज अ स्टिफ कंपटीटर टू इंडिया इन प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट फॉर जूट? ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है जो सिंथेटिक प्रोड्यूस कर रहा है जूट? वो है बांग्लादेश। इंडिया स्टैंड्स एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर के मामले में भारत का प्रोड्यूस करने के नाम में दूसरा नंबर है। Why has there been a tendency for the sugar mills to shift and concentrate in the areas of Maharashtra? ऐसा क्यों है जो शुगर मिल्स हैं वो महाराष्ट्र की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हुई हैं और वहां पे बहुत नई नई इंडस्ट्रीज खुली है। शुगर केन प्रोड्यूस हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट, क्योंकि इस एरिया में जो शुगर केन यानी गन्ना जो प्रोड्यूस होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील? स्टील को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी चाइना करता है और कंज्यूम भी चाइना ही करता है। विच मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट? हवाई जहाज के बनाने में जो यूज होता है वो यूज होता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। वेयर आर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स? उड़ीसा में है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में। इनऑर्गेनिक केमिकल्स से क्या बनाया जाता है? फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स। विच सिटी हैज इमर्ज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल? कौन क्या है इंडिया की? बेंगलुरु। बाय विच गैसेज एयर पॉल्यूशन होता है? सबसे ज्यादा होता है सल्फर डाइऑक्साइड से। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलते हैं उनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? कैंसर हो सकते हैं और बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग? जो शेरशाह सूरी मार्ग है उसका दूसरा नाम क्या है? उसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 1। रोड्स लिंकिंग, ऐसे रोड जो स्टेट कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लिंक करते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टेट हाईवेज। चिल्ड्रन, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं उनको मेंटेन करती है जिला परिषद। एक ऐसी गवर्नमेंट जो इस तरह की रोड्स को बनाए जो बॉर्डर्स के आसपास हो, ठीक है। डैश इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग विच कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री, उसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी शॉर्ट फॉर्म है BRO। जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1960 में। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स। अब चिल्ड्रन ये क्वेश्चन ये भी अगर डेफिनेशन की फॉर्म में आ जाए व्हाट इज द रोड डेंसिटी, तो आप लिखोगे द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने एरिया में रोड होती है उसको कहते हैं हम रोड डेंसिटी। जो रोड डेंसिटी है वो इंडिया के अंदर मिनिमम है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यार पहाड़ हैं वहां, इतने ज्यादा माउंटेन्स हैं, रोड्स बनाना इजी नहीं है। मैक्सिमम रोड डेंसिटी है जम्मू कश्मीर में। इंडिया के अगर लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो वो है इंडियन रेलवेज। पहली जो ट्रेन थी वो 1853 में चली थी इंडिया में, मुंबई से लेके थाने तक, और उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी थी 34 किलोमीटर। नेशनल वाटरवेज नंबर जो 2 है वो कहां से लेके कहां तक है? सादिया से लेके धुबरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95% ऑफ इंडिया ट्रेड वॉल्यूम, जो ट्रेड होता है बिजनेस होता है वो सी के थ्रू होता है, समुंदर के थ्रू। नेक्स्ट,
चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल आके भैया अपना इलेक्शन लड़ते हैं और अगर वो जीतते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट में जगह मिलती है। नेक्स्ट, डैश हैज ऑफिशियली बैंड वॉल राइटिंग्स बाय पार्टिंग। अब जैसे हमारे स्कूल में जो पेपर होता है तो स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, 3 घंटे का पेपर होगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई बुक नहीं ले जाएगा। ऐसे ही जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन कुछ रूल्स बनाती है, इतने से इतने टाइम तक आप प्रमोशन करोगे, उसके बाद कोई भी लिखवाएगा नहीं, कोई भी अपना प्रमोशन नहीं करवाएगा। इन कंट्रीज लाइक इंडिया डैश चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। कैंडिडेट को कौन चूज करता है आने वाले इलेक्शंस के लिए? टॉप पार्टी लीडर्स के, हमारी पार्टी के ये वाला कैंडिडेट सही रहेगा आने वाले इलेक्शन में खड़े होने के लिए। इन इंडिया कितनी पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन में? 750 से ज्यादा पार्टीज हैं। वो बात अलग है कि हम 8-10 कोई जानते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा। द डैश एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। चिल्ड्रन, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हो तो वन पार्टी सिस्टम जैसे सीसीपी चाइना में है, टू पार्टी सिस्टम इंडिया में है, मल्टीपल पार्टी कई सारी पार्टीज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में टू पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम के कुछ एग्जांपल दे दो जहां जहां है। इंडिया में है, न्यूजीलैंड में है और कनाडा। मल्टी पार्टी मतलब जैसे इंडिया के अंदर है भाई, भाजपा भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है, सपा भी जीत सकती है, बसपा भी जीत सकती है, आम आदमी पार्टी भी, बहुत सारी पार्टीज है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टेब्लिश हुआ था? 1885 में, ये वाली पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी थी कांशीराम ने और कब हुई थी? 1984 में। याद रखना चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे अब। मोस्ट सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी मानी जाती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसको सबसे अच्छी फॉर्म माना जाता है गवर्नमेंट को। अगर कोई गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराती है सारी चीजें कि भाई हमने ऐसे काम किया, ये सब किया, तो ऐसी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहा जाता है। डेमोक्रेसी को क्यों कंसिडर किया जाता है ये सबसे अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की, या ये डिक्टेटरशिप से अच्छा है? क्योंकि यही एक इकलौती ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें इक्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है और हर इंसान की इंडिविजुअल की इज्जत यानी कि उसकी प्रेस्टीज, उसकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है। एक ऐसी गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजन बाय फॉलोइंग नॉर्म्स। एक ऐसी डिसीजन जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, प्रॉपर प्रोसीजर से काम करती है, उसको ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। डेमोक्रेसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में? 1950 में, 1950 में। द गवर्नमेंट रूल्ड बाय मोनार्क और किंग। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक मोनार्क होता है या एक राजा होता है, बस उसने जो कह दिया वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसी गवर्नमेंट को मोनार्की, आपने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्लास 9 में पढ़ा भी था। नेशनलिज्म इन इंडिया, अगर हिस्ट्री की बात करूं, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड, कहां फॉर्म हुई थी? बॉम्बे में, जो अब मुंबई हो गया है, 1919 में। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में। जो गांधी जी हैं उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले लिया था? क्योंकि गांधी जी का एक विश्वास था जो भी वो काम करते थे बिना किसी हिंसा के, मार पिटाई के करते थे। लेकिन जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो आंदोलन बंद कर दिया। बाबा रामचंद्र जो एक सन्यासी थे, वो लीडर थे किस मूवमेंट के? वो पीजेंट मूवमेंट के, यानी कि जो किसान थे, छोटे किसान थे, उनके लीडर थे। हु सेटअप द ओथ किसान सभा का सेटअप किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने। द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉट। साइमन कमीशन का विरोध, तिरस्कार क्यों किया गया इंडिया में? क्योंकि उस कमीशन में इंडिया का कोई भी मेंबर था ही नहीं। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी किसने बनाई थी कांग्रेस में? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930? चिल्ड्रन, जो SC ST कैटेगरीज थी उनको काफी दबाया जा रहा था उस टाइम पे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1930 में इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई, ठीक है। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस साल्ट मार्च? कहां से शुरू किया था? साबरमती से। हु विजुअलाइज एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता की इमेज को किसने विजुअलाइज किया था और डिपिक्ट किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब है एक ऐसा आंदोलन जो नॉन वायलेंट होगा, मतलब खून खराबा कुछ नहीं होगा, और उसमें जो भी हमारे खिलाफ इश्यूज हैं उनके खिलाफ हम लड़ाई करेंगे, पर बिना खून खराबे के।
What was the purpose of imposing the Rowlatt Act? चिल्ड्रन, रोलेट एक्ट क्या था? जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि यार ये तो अब हमारे खिलाफ रैली करने लगे, जुलूस निकालने लगे, तो उन्होंने एक ऐसा एक्ट बनाया जो भी सरकार के खिलाफ मार्च करेगा, जुलूस, उसको बिना कोर्ट में ट्रायल किए, बिना अदालत ले जाए उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वेयर डिड ब्रूटल जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था।